अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अंसारी। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत सीरियस नौयत का है और मैं चाहूँगी कि ये प्रोग्राम हमारे वालिदैन के पास पहुँचे, बच्चों के पास पहुँचे, स्पेशली यूथ के पास पहुँचे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मनशियात के ख़िलाफ़। मनशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस माशरे में बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि दूसरे ममालिक में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें फ़िक्र है अपने मुल्क पाकिस्तान की और हमें फ़िक्र है यहाँ के जो कौम है जो बर्बाद हो रही है इस नशे के चक्कर में, उसके बारे में। आजकल जो यूथ है जो स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं और इनके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उनके ऊपर पड़ रहे हैं। ना तो वो सिर्फ प्रोफेशनली पीछे हो रहे हैं, एकेडमिकली पीछे हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके भी ज़िंदगी में भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे जब वो इस टाइम को ज़ाया कर देंगे जो इनकी पढ़ाई का टाइम है। इस तरह के बच्चे जो हैं वो ना तो एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, ना फिज़िकल किसी गेम्स में जा रहे हैं, ना स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, ना पढ़ाई में एक्सेल कर रहे हैं और माँ बाप परेशान हैं कि बच्चा कर क्या रहा है और क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं या कई दफ़ा वो डिनाइल में रहते हैं कि क्या उनका बच्चा ड्रग्स तो नहीं अब्यूज़ कर रहा, क्या वो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में कोई ऐसी मनशियात का इस्तेमाल कर रहा है या उसका ग्रुप ऐसा है दोस्तों का, या वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिससे उनको पता होना चाहिए कि निशानदही हो सकती है कि आपका बच्चा या बच्ची ऐसी किसी मुज़र चीज़ में मुलव्विस है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन मोहम्मद और ये यूथ से इनका ताल्लुक़ है, इसलिए ये हमें आज बताएंगे कि ये ड्रग्स जो है जो आजकल यूथ इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गैप्स आ गए हैं बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता और बच्चे इस चीज़ में आदी होते चले जाते हैं और वो फिर भी इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते। तो वेलकम टू द शो हसन, थैंक यू सो मच और थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और इतने इम्पॉर्टेंट इशू पे हमारे साथ आज बात करेंगे। और नाज़रीन ये भी बताते चलें कि हसन मोहम्मद का अपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है द बज़ मिथ के नाम से, जिसमें ये इसी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ड्रग्स से दूर रहें और जो ड्रग्स में पड़ गए हैं वो किस तरीके से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हसन, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ड्रग्स की क्या क्या इकसाम हैं मनशियात की जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। और उसके बाद बात करेंगे हम लोग ड्रग्स की, तो ड्रग्स बहुत डिफरेंट चीज़ों में आजकल ड्रग्स अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पे ये लाइक कैनबिस नॉर्मलाइज़र्स और ये आइस हो गई और हेरोइन, उसके बाद अल्कोहल और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके साथ आजकल मेडिसिन्स में भी ड्रग्स आ रहे हैं जो नॉर्मली डिस्पेंसर्स या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में ले के उनके आदी हो जाते हैं। ड्रग्स हमारे पास बहुत सारी इकसाम में आजकल अवेलेबल है। दवाइयाँ कौन सी हैं? दवाइयाँ जिस तरह ये एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी एंजाइटीज़ होती हैं जिनमें नींद होती है, ये बेसिकली पॉजिटिव ड्रग्स होते हैं जो मतलब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ किए जा सकते हैं। मगर आजकल हमारे डॉक्टर्स ख्याल नहीं करते, एहतियात नहीं करते, प्रिस्क्राइब कर देते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट्स जो होते हैं वो कोई ज़्यादा ले रहा होता है, कोई उसका एडिक्ट हो जाता है, कोई जिस तरह कोई पेन किलर्स डॉक्टर्स पेशेंट्स को दे देते हैं तो वो पेन किलर्स 10-10, 12-12 साल लेते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो जाते हैं और वो फंस जाते हैं उस चीज़ में। वो ऑफ द काउंटर ड्रग्स जो इतनी ज़्यादा हमारी मिलती हैं विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, इवन आप जाएं अगर आपकी जान पहचान है फार्मासिस्ट के साथ या उस दुकान वाला जो आपके एरिया का है, तो आपको वो चीज़ देता जाएगा। ऑब्वियसली वो दे देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप किसी दुकान वाले के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप ये मेडिसिन लो, बट मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो दे देते हैं। वो अपनी जान पहचान पे हाँ, देते हैं। वो दे देते मगर हैं। बच्चे जो हैं, हम बेसिकली आज का प्रोग्राम हमारा यूथ के ऊपर है, तो यूथ जो है वो क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं? आजकल जो चीज़ बहुत नॉर्मल है यूथ्स में, जो 15 साल से लेके 20 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा नॉर्मल ड्रग है, वो है चर्स, जो लोग स्कूल लाइफ में शुरू कर देते हैं। हमारे पास सनी ट्रस्ट में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे केसेस आते हैं कि लाइक 12 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था
13 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। चर्स तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और अवेलेबिलिटी एक्सेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉलेजेस में, स्कूल्स में उधर ही कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स और बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको डील भी कर रहे होते हैं उधर ही रह के। तो ये क्या कॉस्ट कितनी करती है, क्या कीमत होती है इसकी? इसकी ख़ास कोई कीमत नहीं होती। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तब तो बिल्कुल ही आप लोगों को एज इन फ्री मिल रही होती है कि आप लोग चेक करें, टेस्ट करें, एंजॉय करें, इट्स फॉर फ्री, आप सिर्फ एंजॉय करें। वो तो बात की कहानी होती है कि जब आप एडिक्ट हो जाते हैं, तो जब फिर आप कितना कॉस्ट करता है, एक महीने का क्या खर्चा आएगा? मोर देन 15 to 20,000। अच्छा, मोर देन इट। तो ये एक बच्चा जो 12 साल का है, एक 12 साल के बच्चे को लेते हैं तो उसके पास एक्सेस कहाँ है 20,000 रुपए की? देखें, जब एक बच्चा ड्रग एडिक्शन में पड़ जाता है तो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ और प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं और ये एक पर्सनैलिटी बन जाती है। उसमें फिर स्टीलिंग भी आ जाती है, उसमें फिर मैनिपुलेशन भी आ जाती है। तो जब बंदा डिपेंडेंट हो जाता है, फिर जब उसको उसकी बॉडी मांग रही होती है एक चीज़, तो फिर वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाता है, वो चोरी करता है, वो और गलत काम करता है, मगर वो अपनी हैबिट को सपोर्ट करता है किसी ना किसी तरह। तो ये मतलब एक जो बच्चा शुरू करता है तो वो तकरीबन 20 से 30,000, मतलब 20,000 तो शायद बॉर्डर लाइन आपका खर्चा आ रहा होगा, तो उससे बढ़ता भी जाता है आगे आगे जाके। तो फिर वो खाली चर्च पे तो नहीं इक्तफा करेगा, बिल्कुल ऐसे ही बाकी चीज़ें भी वो कोशिश करेगा कि उनको भी इस्तेमाल करे और उनकी भी कोई एक्सपीरियंस कर सके। ये क्या है? हाँ जी, बेसिकली ये जो डिजीज़ है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ड्रग एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। सिगरेट से स्टार्ट होती है, फिर जब सिगरेट पे नहीं मज़ा आ रहा होता फिर चर्स आ जाती है, चर्स पे नहीं मज़ा आ रहा होता हेरोइन आ जाती है, हेरोइन के बाद फिर आजकल एक नया ड्रग बहुत ज़्यादा नॉर्मल हुआ हुआ है हमारी सोसाइटी में, वो आइस है। ये आइस का बहुत सुनने में आ रहा है, ये क्या है? आइस बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं, मेथ की तरह की ये ड्रग है और इसको इनहेल किया जाता है। तो आइस बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो रही है, ये बहुत एक्टिव कर देती है बंदे को। इनहेल किया जाता है, लाइक क्या है, क्रिस्टल्स हैं तो क्या उसको पीसते हैं, क्या करते हैं? पीसते नहीं है, उसको हम फॉइल पे रख के लाइट करते हैं और उसको इनहेल किया जाता है, उसके स्मोक को, जिस तरह हेरोइन को हम लोग उसमें फॉइल पे रख के स्मोक करते हैं, तो इस तरह इसको भी किया जाता है। और ये ड्रग बहुत नॉर्मल होता जा रहा है आजकल सोसाइटी में, क्योंकि प्रोग्रेसिव है। फिर चर्च से आगे हेरोइन है, हेरोइन और एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके बाद आइस और एक्सपेंसिव हो जाता है। अच्छा, आइस हेरोइन से ज़्यादा एक्सपेंसिव है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो ये आइस जो है ये क्या कंपोनेंट्स हैं और कहाँ से रही, ये भी बनती है या? जी, ये भी बनती है। बेसिकली ये पेशावर से हमें बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में आ रही है और पेशावर से आगे अफगानिस्तान से आ रही है। जिस तरह बाकी ड्रग्स आ रहे हैं उसी तरह ये भी आ रही है, बहुत नॉर्मल होती जा रही है। अफगानिस्तान का ही रूट ले रहे हैं ये। और उसकी क्या कॉस्ट है? 2500 रुपीज़ पर ग्राम। और ग्राम कितना चलता है? 1 or 2 days, मतलब दिस इज़ पर माई रिसर्च ऑन द इंटरनेट कि 2500 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ पर ग्राम ये अवेलेबल है मार्केट में। तो ये चीज़ें हैं कि और ये हमारी यूथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्यूरियोसिटी है बहुत ज़्यादा कि बाकी बच्चे कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। नहीं, मगर ये बताएं कि यहाँ पे अब सप्लाई कौन कर रहा होता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें सारी दस्तयाब हैं, चाहिए हैं आज किसी को, तो वो कहाँ जाएगा लेने के लिए? कौन हुआ द सप्लायर्स? देखें, सप्लायर्स आजकल ड्रग्स के बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आपने नोट किया होगा हर स्कूल के बाहर एक ढाबा या एक खोखा होता है, उधर अवेलेबल होती है। क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ये चीज़ स्कूल में दे रहे होते हैं। और ये जो स्कूल्स और कॉलेजेस में जो स्वीपर्स होते हैं, ये जो काम करते हैं सफाई सुथराई का, ये भी स्मगल कर रहे होते हैं। और आपने एक और चीज़ नोट की है कि हमारी जो बस्तियां हैं उधर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वो तो खैर डेफिनेटली हाँ, बहुत है, तो वो भी सप्लाई करते हैं। वो भी सप्लाई एक बच्चा है जी, उसको चाहिए है, अब वो कहाँ जाएगा खरीदने के लिए? अगर वो स्कूल में है तो स्कूल के बाहर खोके पे जाएगा जी। तो सबसे पहले तो यहाँ काम आ जाता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो क्यों ये सफाई सुथराई नहीं कर रहे और क्यों नहीं देख रहे कि किन चीज़ों के अंदर बच्चे मुलव्वस हो रहे हैं। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ स्कूल्स की जो वो प्रॉपर्ली उठा नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख लें, बच्चे को चाहिए ये चीज़, पीयर प्रेशर है या जो मर्जी रीज़न है, उसको ये चाहिए, वो अपनी साथ क्लास में कोई होगा वो उसको बोल देगा कि आई नीड इट, या वो बाहर चला जाएगा किसी डीलर को फ़ोन कर देगा, क्योंकि आजकल तो डीलर्स के नंबर इस तरह हैं कि मिठाई बेच रहे हैं। अच्छा। कि आप फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। अच्छा, और वो भी नहीं चेक करते कि मुझे किसने फ़ोन किया और कौन मंगवा रहा है? उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कोई नया बंदा है,
यूज करना स्टार्ट किया है। मतलब उन्हें ये डर नहीं होता कि मैं पकड़ा जाऊं या नहीं, शायद ये बिल्कुल कोई बिल्कुल ये डर नहीं होता, बस्ट करना चाह रहे हैं या मेरे पास्ट में देखा जाए तो बहुत सारे जगह मैंने देखा है डीलर्स पकड़े जाते हैं, एक हफ्ते बाद दोबारा एक्टिव होते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो साफ सी बात है, मतलब एक बुरी बात है, लेकिन सब ये कहते हैं इट्स एन ओपन सीक्रेट कि भाई अगर आपको एक शहर में कहीं पे ड्रग्स या अल्कोहल नहीं मिल रही है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वहाँ कोई ना कोई आपको सप्लाई कर देगा। देखें, रेड होती है और ये सारा कुछ होता है तो ड्रग्स तो बेसिकली पकड़ भी रहे हैं पुलिस वाले, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। मैंने सोशल इंटरनेट पे बहुत चेक किया कि रेड होती है, किधर जाता है ड्रग, मगर उसका मुझे पता नहीं चला कि ये कहाँ जाता है और क्या सीन है इसका। नहीं, पकड़ा उतना नहीं जा रहा जितना इस्तेमाल हो रहा है। इस्तेमाल तो बहुत हो रहा है। अच्छा, तो आज तो हम यही डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो लेते कहाँ से हैं, उनको मिलता कहाँ से है, और बेसिकली स्कूल के अंदर कोई चेक नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। जब स्कूल में चेक नहीं है, कॉलेज में चेक नहीं है, तो यूनिवर्सिटी के बच्चों को तो आप चेक करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। आजकल आप ये भी देख सकते हैं कि छुट्टी होती है तो स्कूल के बाहर लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं, स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स सिगरेट पी रहे होते हैं। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था या मैट्रिक में था तो इस तरह होता था कि मेरे जो ट्यूटर थे उनके सामने भी हम सिगरेट पीते थे, उन्होंने मना नहीं किया, वो हमें मना नहीं करते थे और उनके सामने हम ये काम कर रहे होते थे, तो कोई उस तरह ड्रग्स भी कर रहे होते थे? नहीं, नॉट ड्रग्स बट सिगरेट। अच्छा, मगर सिगरेट में क्या चीज़ है वो तो उनको हाँ बिल्कुल कुछ तो इल्म हो ही जाता होगा। तो इसके अलावा ये भी है कि हमें उस तरह रोकथाम नहीं की जा रही, अवेयरनेस नहीं है, और स्कूल्स में भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं इस चीज़ की कि बच्चे ड्रग्स करें या जो मर्जी करें। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये फैमिली का फेलियर है या ये पेरेंट्स का फेलियर है कि अगर बच्चा ड्रग्स यूज़ करे, ये स्कूल का फेलियर नहीं है। या अगर एक बच्चा डिप्रेस है या स्ट्रेस में है तो ये स्कूल का फेलियर नहीं है, ये पेरेंट्स का और उनकी तरबियत का फेलियर है। अच्छा, तो प्रेमिस के ऊपर भी स्कूल की, यूनिवर्सिटी को तो छोड़ दें आप, वहाँ तो बहुत सी जगह खुली होती है कि वहाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या स्कूल की एक बंद जो प्रेमिस है, कंट्रोल प्रेमिस है, उसके ऊपर भी बच्चे ड्रग्स यूज़ करते हैं? करते हैं। ड्रग्स तो स्कूल में हर जगह यूज़ करते हैं। उसमें यह है कि अवेलेबल अंदर होती है और इस तरह का चेक नहीं होता, कोई ख़ास सिक्योरिटी नहीं होती। लाइक वॉशरूम्स देख लें आप, कोई क्लासेस खाली हैं या कोई इस तरह की जगह है, छत है स्कूल की, ड्रग्स तो यूज़ हो रहे हैं, मगर इस पर कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा और अवेयरनेस नहीं दी जा रही। तो और बच्चों को जब पीयर प्रेशर होगा या स्टडी स्ट्रेस होगा तो उन्होंने ड्रग्स ही यूज़ करने हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि माइंड को पॉजिटिव चीज़ों में किस तरह इन्वॉल्व करना है। वो बिजी नहीं है किसी चीज़ में, वो सिर्फ अगर आ रहे हैं सुबह 8 से लेके दोपहर 2 तक पढ़ते ही जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका माइंड, कोई रिक्रिएशन नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है। ठीक है, अब हम इस तरफ आते हैं एहसान के क्यों रीजंस, क्यों ड्रग्स, क्यों स्ट्रेस तो ज़िंदगी में सबको हुआ, बिल्कुल हर कोई गुजरा, मतलब एक ठीक है एक्सपीरियंसेस फ़र्क है। मान लिया कि अपनी आप इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, किस घर में आप पैदा हुए, माँ बाप ने आपको कितना सहारा दिया नहीं दिया, जो भी आपकी फैमिली पॉलिटिक्स है वो अलग है। सब लोग जो हैं वो स्ट्रेस से गुजरते हैं, ठीक है। वो नर्सरी क्या बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है, स्ट्रेस उसका शुरू हो जाता है। मतलब मैं आउटसाइड स्ट्रेस की बात कर रही हूँ, घर के अंदर तो वो जो एक्सपीरियंस कर भी रहा था, बाहर का स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, बस उठो उठो उठो, जाओ बेटा जाना है तुमने, ये वो रूटीन चेंज, टीचर चेंज, नए लोग, नई शक्लें, नई एडजस्टमेंट। लेकिन क्या वजह है कि कुछ बच्चे, बल्कि अब यही बात आ रही है कि ज़्यादातर बच्चे स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इन चीज़ों में पड़ रहे हैं, जबकि पहले शराब कम थी ड्रग अब्यूज़र्स की। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। देखें, पहले एक तो इतना चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, लाइक स्ट्रेस होता भी था तो मैनेज करना पड़ता था और इतना अवेयर नहीं थे लोग कि ये हमें स्ट्रेस हो रहा है या ये हमें एनजाइटी हो रही है, ये डिप्रेशन हो रही है, हमें इसके लिए मेडिसिन लेनी चाहिए या हमें डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आजकल ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है। और दूसरा स्ट्रेस का रीज़न ये है कि हमारी कोई काउंसलिंग नहीं है सच हो रही, कि हमारे एक तो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है हमसे बात करने के लिए प्रॉपर्ली कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको बैठ के सॉल्व करते हैं। दूसरा, स्कूल में अगर आप बच्चों को भेज रहे हैं 6 घंटे के लिए, तो स्कूल में मोस्टली यही टॉपिक है कि मोमेंटम क्या होता है या आयोटा क्या होता है या इंग्लिश का चैप्टर है, उर्दू का चैप्टर है। उधर कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस नहीं है,
कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज नहीं है, कोई सपोर्ट ग्रुप्स नहीं है, कोई इवेंट्स नहीं है, कोई म्यूजिकल नाइट्स नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, सब वहाँ से स्टार्ट हो जाए, कुछ भी नहीं है। बस ये एक दौड़ लगी हुई है कि मतलब पेरेंट्स परेशान है कि हमारे बच्चे के मार्क्स उससे ज़्यादा आने चाहिए। मतलब पेरेंट्स को ये टेंशन नहीं है कि हमारा जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे से साइकोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग है या नहीं। बस वो ये चाहते हैं कि पेपर में जो मार्क्स आए वो हमारे बच्चे के सबसे ज़्यादा हैं, हमारा बच्चा टॉप कर ले। मगर जो आजकल मेंटल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा होता जा रहा है। मगर देखें, स्ट्रेस था, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि हम अपने अगर बचपन से रिलेट करते हैं तो हम उसको फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते थे। एक तो स्ट्रेस की कोई जगह नहीं थी, देयर वाज ऑलवेज एन एक्टिविटी। स्कूल में स्पोर्ट्स थे, घर आने के बाद अपनी एक रूटीन थी, और रूटीन के बाद घर वालों की अगर बुक रीडिंग की आदत थी तो आपकी भी थी, तो बुक उठा के आपने पढ़ना था। एवरीबडी वाज रीडिंग, तो आपसे बात कम ही लोग करते थे हर वक्त, तो आप बैठ जाते थे और आप भी अपनी किताब का मुताला शुरू कर देते थे। उससे आदत पड़ गई कि बुक रीडिंग है, बुक रीडिंग है तो नेचुरली वो बेस्ट आपकी एक एक्टिविटी होती है बच्चे की। ठीक हो गया। उसके बाद शाम को खेलने निकल जाते थे। बिल्कुल। स्ट्रेस होता था, किसने का नहीं होता था, हमारी भी लड़ाइयाँ होती थी भाई। ठीक है, फलाने पड़ोसी से हो गई, उसकी बेटी ने ये कह दिया, मेरी फलानी फ्रेंड ने ये कह दिया, ये कह दिया। स्ट्रेस होता था, हर लेवल पे होता था, और माँ बाप हर वक्त आपके गिट्टे गोडे के साथ नहीं बैठे थे। हमारे भी पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स थे, लेकिन हर वक्त नहीं वो पूछ रहे होते थे कि हाँ भाई अब 2 मिनट बाद कितना स्ट्रेस हुआ, अब 3 मिनट बाद आपका क्या स्ट्रेस लेवल है। डांटें भी ठीक ठाक पड़ती थी। ठीक है, मार्क्स कम आ रहे हैं, आपने बदतमीजी घर में की, हर एडोलेसेंट बदतमीजी करता है, हमने भी की, डांटें पड़ी, ड्रग्स नहीं स्टार्ट किए। अच्छा, एक और आपने क्यों किए? चलो यहाँ से आ जाते हैं कि क्या स्ट्रेस लेवल था घर में, घर की वजह से किया या कोई आउटडोर स्ट्रेस? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। फिर क्यों किया? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। प्रॉब्लम ना सोसाइटी की वजह से मुझे थी कि मतलब अब बंदा हर वक्त घर तो नहीं बैठ सकता, लाइक घर वालों के साथ तो नहीं रह सकता, ही नीड्स टू गो आउट, ही नीड्स टू ट्रस्ट समबडी आउट। तो मैंने बाहर लोगों को ट्रस्ट किया और मेरा ट्रस्ट टूटा, डिप्रेस हुआ। और नहीं, अभी जैसे आपने एक बात की ना कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों की बात सुनने का और टाइम नहीं देते वो। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, आपके पेरेंट्स अगर सपोर्टिव थे फिर भी यू फेल प्रे टू दिस। देखिए, मेरी लाइफ में एक स्टेज आया था, मुझे स्कूल से निकाल दिया था और मेरी फैमिली उस टाइम एग्रेसिव हो गई थी। अच्छा। और मुझे ना बाहर से सपोर्ट मिल रहा था ना घर से सपोर्ट मिल रहा था, तो एज इन मैंने एस्केपिज्म के लिए ड्रग्स यूज़ किए कि मैं किसी तरह फॉरगेट कर जाऊं, ये सब कुछ जो हुआ है ये मैं भूल जाऊं, और मैं एक कुछ टाइम के लिए मुझे पीस चाहिए था, और वक्ती तौर पे मुझे पीस मिला भी, नो डाउट मिला। नहीं तो आप कहाँ से, आपने ये आदत आई कहाँ से, मतलब इंट्रोड्यूस किसने आपको कराया? बैड कंपनी। मतलब स्टार्ट बंदा पीयर प्रेशर में कर लेता है, फ्रेंड्स के साथ कर लेता है, मगर बाद में जाके इट बिकम्स अ हैबिट। तो आपको करनी पड़ती है, इसको सपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज बॉडी मांग रही होती है, फिजिकली आप वीक हो जाते हैं और टॉलरेंस लेवल भी कम हो जाता है और सब कुछ कम हो जाता है, तो आपको ये एक नीड बन जाती है आपकी। इस वजह से आप ये देखें कि पहले आप लोग बुक्स पढ़ लेते थे, ठीक है, अब और बहुत कुछ आ गया, बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है किसी को। ठीक है, आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो बुक्स नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया आ गया है, फ़ोन्स आ गए हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। अब आप देख लें कि स्मार्टफोन पे यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं और नेगेटिव वीडियोस भी हैं। अब मोटिवेशनल वीडियोस नहीं कोई देखेगा, नेगेटिव ही देखेगा, क्योंकि हमें इतनी क्यूरियोसिटी है कि क्या चल रहा है, ये वो सब कुछ। विल कम बैक टू दिस, अब ब्रेक का थोड़ा सा टाइम हुआ है, तो स्टे विद अस नाज़रीन, हम विल बी राइट बैक। रहीम, हम सब टीवी मीडिया के आसमान पे एक चमकता हुआ सितारा है, और साजिद इसहाक साहब जर्नलिज़म के फ़लक के ऊपर एक चमकता हुआ सितारा है। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे और ये मुल्क में मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर जो अवाम तक जो अवेयरनेस पहुँचाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
और ये जो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डिफरेंट मीडिया सर्कल्स और अवाम और जर्नलिस्ट और ये जो न्यूज़पेपर्स और हर जो तबका है, हर जो फील्ड ऑफ लाइफ है, जो बिजनेसमैन है, जो कॉमर्स से रिलेटेड बंदे हैं, जो जॉब ओरिएंटेड है, सैलरीड पर्सन है, वो सारे इनकी राय को एक बड़ी मुकद्दम समझते हैं और इनकी जो है इनके प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी दें और इसी तरीके से मुल्क को कौम की खिदमत करते रहें इंशाअल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हसान मोहम्मद और हम बात कर रहे हैं कि यूथ में ड्रग्स इतनी प्रेवलेंट क्यों हैं आजकल हमारी सोसाइटी में और क्या वजूहात हैं। तो कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की ये कि क्या वजह है, क्यों करने लग गए हैं ड्रग्स। तो अभी तक मैं हसान को ग्रिल ही कर रही हूँ और पूछ रही हूँ बिकॉज अभी तक मुझे कोई ठोस वजह नहीं मिली कि यूथ क्यों ड्रग्स करता है। देखिए, बुक्स उस टाइम आप कहते हो कि सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी थी, नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। उस ज़माने में भी बुक्स अच्छी और बुरी सब मिलती थी, जब सब कुछ लिखा हुआ आता था। बिल्कुल। पिक्टोरियल बुक्स भी आती थी, अच्छी भी आती थी, शायरी तब भी थी, प्रोज तब भी था, फिक्शन तब भी था, सब कुछ था। आप इमरान डाइजेस्ट पढ़ें या आप किसी अच्छे राइटर का पढ़ें, आप किस किस्म का पढ़ें, जॉनर सारे थे, मौजूद थे, स्टाइल सब थे, राइटर सब थे, अच्छा बुरा सब लिख रहे थे और बुरी बुक्स भी दस्तयाब थी मार्केट में। लेकिन ज़्यादातर यूथ ये काम नहीं करता था। प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना आजकल की यूथ की, वो बहुत वीक हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई नहीं जा रही ना। हमें भी नहीं सिखाई गई थी। मगर देखिए, आप लोगों के जो हालात थे वो इस तरह के होते थे, लाइक घरों में एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते थे। लाइक अगर आपकी मदर का कोई प्रॉब्लम, आप ये क्यों समझते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता कि यूथ ये क्यों समझता है कि पेरेंट्स, पिछले ज़माने के जो लोग थे, मतलब हमारी जनरेशन के हमारे जो पेरेंट्स थे, वो हर वक्त हमारी हर प्रॉब्लम को समझने के लिए बैठे हुए थे और उनकी समझदारी आज के पेरेंट्स से ज़्यादा थी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हम भी स्ट्रेस से गुजरे हैं, वो वाक़े तब भी होते थे, तब भी लोग सुसाइडल हो जाते थे, तब भी लोग ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाए जाते थे, आज भी ज़बरदस्ती प्रोफेशंस में आ रहे हैं, तब भी ज़बरदस्ती शादियाँ होती थी, आज भी ज़बरदस्ती शादियाँ हो रही हैं। मगर तब एक्सेस इतना नहीं था ना, अब एक्सेस बहुत ज़्यादा है। अब आपको हर गली में मिलती है, हर मार्केट में मिलती है, हर दुकान में मिलती है। देखें, इज इट अ वे आउट? लाइक यूथ जब शुरू कर देता है, जब आपने शुरू कर दिया, आपको कितने अरसे तक लगा कि यस फैंटास्टिक, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है? सिर्फ पहली दफ़ा। उसके बाद से जब बंदा डिपेंडेंट हो जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, मुझे ये चीज़ ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि बंदा एडिक्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मगर आप हमारे ना यहाँ पे कोई एज सच सेंटर्स नहीं है कोई प्रॉपर। लाइक अगर आप किसी मैं बहुत सारे ड्रग एडिक्ट से मिला, लाइक मैंने पूछा कि आप छोड़ना चाहते हैं, आप वाकई छोड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ हम छोड़ना चाहते हैं, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें ऑप्शन नहीं मिलती। उस दिन मैं एक सोशल मीडिया पे एक वो देख रहा था, एक बंदे का क्लिप आया हुआ था, तो वो हुक्मरानों से कह रहा था कि या नशा सस्ता करो या हमारा इलाज कराओ। तो ये चल रहा है। देखें, उस टाइम एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं थी, अब एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब वक्ती तौर पे लोग ना एस्केप ढूंढने के लिए ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं कि चलो हम कर लेंगे, वक्ती सुकून मिल जाएगा। क्योंकि फेज साइकोलॉजिकल फेज जो होती है उसमें बंदा यही सोचता है कि मैं फ़िलहाल इससे निकल आऊँ। ये जो वक्ती मेरा स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या जो ये वक्ती एंजाइटी है, मतलब वो बैड कंपनी, आप कहेंगे कि बैड एडवाइस किसी की, हाँ बैड एडवाइस कि आप ये कर लें, या आपका कोई हीरो फिगर बन जाता है खानदान में जो कर रहा होता है, बिल्कुल, आप उसके देखा देखी आप शुरू हीरो कर देते फिगर हैं। ना भी देखें, आप सिर्फ ये देख लें कि हमारा सोशल मीडिया इसको कितना प्रमोट कर रहा है, इस ड्रग एडिक्शन को कितना ऊपर ले गया हमारा सोशल मीडिया। कैसे कि हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स जो हैं वो वीडियो सॉन्ग्स बना रहे हैं तो उनमें शराब पी रहे हैं और
गाने गाए जा रहे हैं, हल्का हल्का सुरूर, उसमें शराब के जिक्र हैं और सब कुछ, मतलब मूवीज़ बन रही हैं जिसमें ड्रग्स को अच्छा समझा जा रहा है। वो लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें कोकेन को बहुत हाईलाइट करके दिखाया हुआ है और बहुत सोशल। चलो वेस्टर्न वो हो गया ना, हमारी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी भी अपनी सोसाइटी में नहीं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है वो वेस्टर्न है। बिल्कुल। आपको तो ये समझने की तो ज़रूरत हर तरीके से है कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना है। बिल्कुल। हम बहुत सी चीज़ें, जब यूथ ये कहते हैं ना कि नहीं हमें पता चला, हमें किसी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सिखाई, हमें ये नहीं किया, तो आपका क्या ख्याल है? हमें पैदा होते ही स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस मिलनी शुरू हो गई? हमारी टीचर्स हमें नहीं डांटती थी? हमें क्या कॉर्नर्स में नहीं खड़ा किया जाता था? हमें क्या ह्यूमिलिएट नहीं होते थे हम जब हमें एक बात समझ ही नहीं आ रही और टीचर समझा भी नहीं रही है और वो डांटे भी जा रही है, तो क्या हम ह्यूमिलिएट नहीं होते थे? और निकलते ही हम पान वाले से या चूरन बेचने वाले से ये चीज़ें खरीद लेते हैं। कॉन्वेंट के बाहर भी एक बंदा खड़ा ही होता था कि वो चूरन ये चीज़ें बेच रहा होता था। एवरीबडी इज़ फेमिलियर, आज भी बात करें तो हम सब जानते हैं कि वो खड़ा होता था। लेकिन बैड सब्सटेंस नहीं किसी ने लिया। हमारे यहाँ कोई भी, कम अज़ कम मेरे बैच और उससे नीचे और उससे ऊपर में, दे वर नो एडिक्ट्स। बिल्कुल। आप ये देख लें कि आजकल स्कूल्स में और कॉलेजेस में बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि हम सोशल मीडिया लगाते हैं, हम फेसबुक लगाते हैं, लोगों ने सिगरेट के साथ तस्वीरें अपलोड की हुई होती हैं। जब एक 12-13 साल का बच्चा देखेगा एक 20 साल के बंदे को जिसने सिगरेट के साथ तस्वीर अपलोड की हुई है, तो ऑब्वियसली उसको भी होगा कि यार ये स्टाइल अच्छा है, इसके साथ मुझे भी तस्वीर आसान देखते तो हम तब भी थे। वो कैप्स्टन का ऐड हमारे बचपन में भी आता था जिसपे वो बंदा पहाड़ी पे चढ़ जाता था और हीरो बना होता था और कोई और नहीं जा सकता था, तो वो ऊपर चढ़ा होता था जी कैप्स्टन का, और पता नहीं किस किस के ऐड आते थे, हमारे जमाने में भी आते थे, पर सिगरेट नहीं पी। देखें सिगरेट, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि अब आप बात करिए ना 20 से 30 साल घर में कोई पी भी रहा था, ठीक है, इवन दो माय फादर वाज अ स्मोकर, हम में से किसी ने नहीं स्मोकिंग स्टार्ट की। देखिए आप अगर बात करिए ना 20 से 30 साल पुरानी, तो तब बहुत सारी चीज़ें अच्छी थीं और आज वो बहुत सारी चीज़ें बुरी हैं। तब बहुत सारी चीज़ें बुरी थीं और आज वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो आप एक वो कंपेयर कर रही हैं उसको, इससे तो डिफरेंस तो आना है। नहीं, जब आप लोग कहते हो ना, जब यूथ ये बात करता है कि जी आजकल पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, मैंने ये बहुत सारे घराने देखे हैं जिसमें अभी आपने कहा आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे। आई हैव सीन वेरी एजुकेटेड पेरेंट्स, उनके बच्चे भी कर रहे हैं। आई हैव सीन बिल्कुल ऐसे घराने जहाँ पे खाने को रोटी भी मैसर नहीं है, उनके बच्चे भी कर रहे हैं। मुझे ऐसे घर भी पता है जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पूछते, नैनीज के ऊपर, आया के ऊपर छोड़ा हुआ है, ठीक है, मदर्स आर सोशल बटरफ्लाइज और बापों को कुछ पता ही नहीं कि कौन क्या कर, वो भी कर रहे हैं। मैंने देखा है कि फैमिली यूनिट बड़ी स्ट्रांग है, बाप बहुत रिलीजियस है, माँ रिलीजियस है, ठीक है, बिल्कुल रिलीजियस खानदान है, उसमें भी कर रहे हैं। मीडियोकर रिलीजियस, वो भी कर रहे हैं। चक्कर क्या है? प्रॉब्लम तो लाइज विद द यूथ। देन जब हर घराने के बच्चा कर रहा है तो मसला यूथ के साथ आ रहा है, पेरेंट्स के साथ इतना नहीं आ रहा है। बात वही आ जाती है ना फिर कि एक्सेस बहुत ज्यादा। अगर आप अमीर हैं, अमीरों को भी एक्सेस है, वो पार्टीज पे इनविटेशन आते हैं, पार्टी पे जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, पार्टी करते हैं, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं। गरीब हैं उनको भी एक्सेस है क्योंकि वो बस्तियों में रहते हैं, वो कच्चे इलाकों में रहते हैं, उधर वैसे ही ड्रग्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप वैसे ही कहीं चले जाते हैं, वहाँ पे आपको नज़र आ जाता है, आपको भी दिल करता है कि यार ये कर रहे हैं तो हम भी करें। हर घर का बच्चा ख़राब हो रहा है क्योंकि एक्सेस जो है वो अमीर से लेके गरीब से लेके मिडिल तक सबको है। अच्छा, ये एक और बात बताएं एहसान कि जो अमीर से लेके गरीब तक को कॉस्ट वही पड़ती है या फ़र्क होती है कॉस्ट? बस्ती वाला कैसे 20-30 हज़ार करेगा? उसके पास तो इतने इनकम नहीं है, तो वो किस तरह करता है फिर? देखें आप ये देख लें कि जो अमीर है वो भी ज़्यादा टाइम अमीर नहीं रहता। एक टाइम आता है ड्रग्स अगर बंदा यूज़ करता है तो सब कुछ चला जाता है, बट फॉर द टाइम बीइंग वो यूज़ कर रहा होता है, इजीली कर रहा होता है, उसको अपने बाप से मिल रहा होता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है। मगर जो गरीब होता है ना, जो बहुत गरीब होते हैं, जिस तरह आपने देखे सिग्नल्स पे भीख मांग रहे होते हैं। और एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि मैं आ रहा था सरीना से, तो एक बंदा खड़ा हुआ लिफ्ट मांग रहा, ही वॉज वेल ड्रेस्ड और उसका एक हाथ नहीं था, तो मैंने बिठा लिया, मैंने कहा लिफ्ट दे दूं, बट मैंने देखा उसके हाथ इस तरह ना, मुझे फील हुआ नहीं ठीक, और मैंने पूछा कि कौन सा ड्रग यूज़ करते हो, मैंने डायरेक्टली उससे सवाल कर दिया।
तो फिर उसने भी डायरेक्टली जवाब दिया कि मैं हेरोइन यूज़ करता हूँ विद कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं करता हूँ तो मैं करता हूँ। तो मैंने कहा ये हाथ किस तरह गया, तो पता नहीं अम्मी चली गई थी, फिर मैंने काट दिया, ये वो ही वो साइकोटिक। तो देखिए मैंने फील किया कि नहीं हाथ है, तो मैंने उसको कहा यार ये हाथ तो तुम्हारा है। कहता है बस सिग्नल पे भीख मांगते हैं, तो ये हाथ अगर इस तरह हम लोग दिखाते हैं तो पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो मैंने कहा कितने मिल जाते हैं? कहते हैं हमें 30-40 हज़ार महीने के मिल जाते हैं। तो आप ये देख लें कि एक हम लोग इस तरह के लोगों को भी भीख दे रहे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते, जो ड्रग्स यूज करते हैं। देखिए अहसान, मैं जो ये फील कर रही हूँ ना कि जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज आ रहे हैं ना हमारे, वो ये आ रहे हैं कि एक तो एक्सेस बहुत है। सबसे पहले एक्सेस को रोकना है। मतलब आप अगर पानी घर के अंदर आता जा रहा है और आप मग्गे भर भर के सिर्फ फेंकते जा रहे हैं, और आप जो सोर्स है जहाँ से पाइप टूटा है उसको नहीं रिपेयर करेंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी हमारा जो डिफरेंस आ रहा है जी हमारा घर सूख जाए। तो हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये मुझे नज़र आ रही है कि हम सिर्फ पेरेंट्स बच्चे के बीच के अंदर फिरते रहते हैं। बच्चे कहते हैं जी पेरेंट्स का जी हमारा ये था तो हमने ऐसे कर दिया, वो सच है कितना और कितना झूठ है। पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमने तो सब कुछ किया बच्चों के लिए और वो फिर भी ख़राब हो गए। यहाँ पे अब इशू जो मैं देख रही हूँ वो ये आ रहा है कि सोसाइटी ने अपना जो रोल है वो अदा करना बंद कर दिया है। हम पहले छोटे थे तो अगर मैं कहती हूँ कि हम सेफली पूरे अपने एरिया में खेलते थे और पूरी दोपहर गायब रहते थे और मगरिब पे वापस आते थे अपने घर, तो किसी ना किसी नेबर की नज़र में हम ज़रूर होते थे। कोई ना कोई अंकल आ रहे थे जा रहे थे, आंटी निकली थी, फलाना था, तो किसी ना किसी को तो पता होता था हम क्या शरारतें करते फिर रहे हैं। कोई हमें रोकता भी था, नहीं बेटा ये ना करें ये ना करें। सही बात है। बॉयज़ भी थे, वो साथ वाले लोगों की कभी छलियाँ तोड़ के ला रहे होते थे, कभी फ्रूट तोड़ होते थे, डांटें भी पड़ती थी, शिकायतें भी आती थी, लेकिन पता होता था कौन है, कहाँ पे गए हुए हैं, किसके बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी हमें एक तो हमारी वो यूनिट्स ब्रेक हो गई हैं, नेबर की जो एक नेबर वॉच होती थी ना वो ख़त्म हो गई है। अब तो हम अफेंड होते हैं कि वो उसको क्या है, हम जो मर्जी हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले हमें पता ही नहीं हमारे नेबरहुड में कौन रह रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इतने फ्रीक्वेंटली लोग चेंज हो जाते हैं और पीपल आर सो बॉदर्ड अबाउट देयर प्राइवेसी कि नहीं मैंने नहीं मिलना, मुझे क्यों मिलना है। पहले दरवाजे खुले थे, नेबर्स आते जाते थे, वो ख़त्म हुआ। दूसरा एक्सेसिबिलिटी जब हो गई, जब इतनी एक्सेसिबल है तो डिप्रेशन तो सबको होती है, होती आई है, अभी भी होगी। पहला कत्ल भी तो पहले ही इंसान ने किया था ना, हमने तो नहीं उनको सिखाया, पर हाबिल ने काबिल को कर ही दिया ना कत्ल, तो वहां से सीख कर आ गए। अभी रूट कॉज क्या है? ये जो ब्लेम गेम है ना, ये अब खत्म होना चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि अब हम स्कूल को देखें कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोक रही, वो क्यों नहीं देख रहे, टीचर्स क्यों नहीं देख रहे कि बच्चा डाउनहिल जा रहा है, इसके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं कोई वजह है ना, डिप्रेस्ड है कोई वजह है, इसको सारे लोग छेड़ना शुरू हो गए हैं, ये और ज़्यादा कॉर्नर में घुस गया बच्चा, वजह है। काउंसलिंग ख़त्म हो गई है, टीचर्स आर नॉट प्रोफेशनल। देखें स्कूल्स में आजकल ये हो रहा है कि अगर बच्चा डल है, पढ़ता नहीं है, तो उसको सेक्शन सी में डाल दो। सेक्शन ए में सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, सेक्शन बी में मिडिल बच्चे, और सेक्शन सी में वो बच्चे जो बिल्कुल ही जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और उनको टीचर भी ऐसी दे दो जिसका पढ़ाने का में दिल नहीं लगता। बिल्कुल। तो अब वो बच्चे हैं, उनको उस तरह से पढ़ाया नहीं जा रहा, उस तरह से ए वाले तो कामयाब हो जाएंगे जिंदगी में, मगर सी वालों का क्या कसूर है, जो सेम फीस दे रहे हैं, जो सेम सफर करके वो आ रहे हैं, सेम पेन से वो तो बच्चा है ना, वही उसको तो नहीं बैकग्राउंड का इतना एहसास। तो मेरा ये पॉइंट है कि सी में जो बच्चा है, जब उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब उसको प्रॉपर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जब उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी, तो उसने तो इसी तरफ जाना है। उसने तो नेगेटिव एंटी सोशल पर्सनैलिटी, कंडक्ट डिसऑर्डर और नॉन केमिकल एडिक्शन इस तरफ ही जाना है। तो फिर आप लोग उनको भी तो इन्वॉल्व करें। और दूसरा एक्सेसिबिलिटी की ये भी बात है मैम कि आपने नोट किया है हर इशारे पे लोग अवेलेबल होते हैं, हर सिग्नल पे लोग अवेलेबल होते हैं। अगर वो पार्लियामेंट वाला सिग्नल है तो उधर भी लोग अवेलेबल होते हैं।
तो आप ये देखें कि आप लाइक मुझे जब अगर कभी अवेलेबल नहीं होती थी तो मैं कोशिश करता था मैं किसी सिग्नल पे चला जाऊं, वहां पे 2 मिनट गाड़ी खड़ी करो, आ जाता है कोई ना कोई पूछने वहाँ मांगने के। कैसे पता चलता है? व्हाट इज द कोड? पता चल जाता है। नहीं, अगर मैं सिग्नल पे आज रुकती हूँ, हाँ ठीक है, मेरे पास ज़ाहिर है मांगने वाले 100,000 आ जाते हैं, आप तंग पड़ जाते हैं, ठीक है। पिछले दिनों कुछ बेगर्स के खिलाफ हुई थी कैंपेन के नहीं थे, अभी अचानक से यू हैव अ लॉट ऑफ बेगर्स अगेन, ठीक है, हर सिग्नल पे। अभी मुझे कैसे पता चलेगा और वो मुझे कैसे पहचानेगा कि मुझे चाहिए है क्या, सिग्नल क्या है इसमें? मैम देखें, आप अगर ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं और सामने वाला बंदा अगर ड्रग्स यूज़ कर रहा है, आपको पता चल जाता है लाइक उसकी हरकतों से। नहीं, ड्रग्स यूज कौन कर रहा है ये तो मुझे भी पता चल जाता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने खरीदना देते हैं, इशारा करते हैं, वो आ जाता है, बैठता है गाड़ी में, गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है और थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर दो और लेके अपना काम करो, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। इतनी इजी एक्सेस है इसकी और रेट वही चलता है, चाहे सिग्नल से लो, चाहे कहीं और से लो, चाहे घर पहुंचाए, सेम रेट है। रेट एक अक्रॉस द बोर्ड वही है, कहीं महंगा सस्ता नहीं होता, सेम रेट है। अच्छा, आप देख लें, इतना इजी एक्सेस है। और उसके बाद ये है ना कि स्कूल में ये जो काम कर रहे होते हैं स्वीपर्स जो होते हैं, आई रिमेंबर कि मेरे जो स्कूल का ना स्वीपर था, वो मुझे सिगरेट ला के देता था और मैं रिसेस में मैं वॉशरूम में जाके मैं पीता था और वो ही मेड श्योर कि वो वॉशरूम के बाहर खड़ा होता था और कोई अंदर ना आ जाए। अच्छा, पहरे भी उन्होंने, पहरे भी सब कुछ। तो ये भी एक मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है कि इसको मैनेज इस तरह किया जा सकता है कि आप देखें कोई स्टैंड नहीं ले रहा, ठीक है, लाइक एक हम सब टीवी अगर करेगा तो इट्स नॉट इजी फॉर देम कि पूरे पाकिस्तान को कवर करके ये चीज़ ख़त्म की जाए। मीडिया का वो रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप हॉस्पिटल्स देख लें, बड़े बड़े बनाए हुए हैं, लाइक शौकत खानम बनाया हुआ है, अल-शिफा बनाया हुआ है, CMH बनाया हुआ है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मगर कोई एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं है जिधर प्रोफेशनल्स काम करें, जिधर प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, जिधर प्रॉपरली पेशेंट को इंसान समझा जाए, एक ड्रग एडिक्ट को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए। और यही मेरा है कि कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है, कोई प्रॉपरली स्टैंड नहीं इस बात पे ले रहा कि हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए और कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, कोई काउंसलिंग सेंटर बनाना चाहिए जिधर हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करें, जिधर हम अंडरस्टैंड करें डिजीज़ को। क्योंकि आजकल तो जो मोस्टली डॉक्टर्स हैं उनको तो पता ही नहीं है बेसिकली कि ड्रग एडिक्शन डिजीज़ है या इसकी क्या नोयत है या क्या सिम्टम्स हैं। आप नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जो वो आपको अजीब व गरीब मेडिसिन सब्सक्राइब कर देगा, वो आप लोगे, आप उस ड्रग के साथ उस मेडिसिन के भी एडिक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप ये बताएं कि जब आप स्कूल्स में थे तो आपके, ठीक है, जैनिटर्स जो थे वहाँ पे वो आपको सप्लाई भी कर रहे हैं और आपको आपके मुआवजत भी कर रहे हैं इस चीज़ में। टीचर्स भी कभी आपने महसूस किया कि टीचर्स भी एडिक्ट्स थे? नहीं, कोई टीचर नहीं एडिक्ट कभी टीचर्स था एडिक्ट, या ऐसे टीचर्स को मैं जानता हूँ जो एडिक्ट हों, सिगरेट यूज़ करते हों, अल्कोहल यूज़ करते हों, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था कोई। नहीं, मतलब इन सब्सटेंस में, स्मोकिंग, टबैको की बात नहीं कर रही, वो तो मेरे ख्याल में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में ये जो ड्रग्स हैं इस तरह की, वो क्या कभी कोई टीचर्स भी आपने महसूस किया कि वो कर रहे हैं? मैं एक बंदे के साथ यूज़ करता था जो कि टीचर था, वो यूज़ करता था और वो टीचर था, हेरोइन यूज़ करता था वो, मगर ऐसा मुझे कोई टीचर नहीं ऐसा मिला जो ड्रग्स यूज़ करता हो। अच्छा, आप किसी को जानते थे? हाँ, जो कहीं और टीचर था? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक। तो मतलब तशवीश की बात यहाँ पर ये ना कि यूथ कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ठीक है, हम देख रहे हैं कि सप्लाई कौन कर रहा है, वो वहाँ पे हर कोई मौजूद है जो सप्लाई कर रहा है, लेकिन ऊपर से टीचर्स जो हैं वो कम से कम इसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, मगर रोक नहीं रहे, फैसिलिटेट भी नहीं कर रहे। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ से मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट हो रहा है कि जो सिगरेट है ना, आजकल उसको उस तरह स्टिग्मेटाइज नहीं किया जा रहा और बुरा नहीं समझा जा रहा। शीशा भी शुरू हाँ, हुआ शीशा, जिस तरह शीशा कैफेज हैं प्रॉपर, बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत नहीं, अभी भी हैं, बहुत सारे हैं, ब्लू एरिया में है, इधर G9 में है, रावलपिंडी में बहुत सारे हैं। तो बैन हुआ था पिछले दिनों कि नहीं होगा ना शीशा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ये तो काफी सालों से लगा हुआ है, हाँ, छोटी छोटी जगहों पे नहीं हुआ था, मेन स्ट्रीम में से तो हट गया था,
बड़े बड़े कैफ़ेज़ जिस तरह रूफ टॉप वगैरह इन्होंने बंद कर दिए थे, मगर ये है कि देखें शीशा कैफ़ेज़ प्यारे प्यारे बने हुए होते हैं, उधर जाओ आप अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, शीशा पियो बैठ के, बहुत कूल लग रहा होता है इंसान को ये सब कुछ, इसको बुरा नहीं समझा जाता। उसके बाद फिर बंदा सिगरेट पे आता है, सिगरेट को भी बुरा नहीं समझा जाता। लाइक अगर बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसको कोई ये बिठा के समझाएगा नहीं कि यार आप आगे भी जा सकते हो, सिगरेट पर फर्स्ट स्टेप है। तो स्टार्ट बेसिकली सिगरेट से हो रहा है कि स्टूडेंट्स सिगरेट यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर स्टूडेंट आजकल अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं ना, तो उसमें से आप ऑब्जर्व करेंगे कि कम से कम 20-25 तो सिगरेट यूज़ कर रहे हैं। और आप अगर 20-25 सिगरेट यूज़ कर रहे हैं तो साइंस ये प्रूव करती है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो और ये जा सकते और हैं 20-25 में से 10 अगर ड्रग्स पे जा रहे हैं तो आप बाकियों को भी लगा देंगे। आप अंदाज़ा लगा लें। ठीक है हसन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो नाजरीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया अशरफ है। मैं हेड हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की और डायरेक्टर ही है हूँ सनी ट्रस्ट से। ठीक है, मैं हम सब टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं वो रेगुलरली देखती हूँ। मुझे ख़ुद भी इत्तेफाक हुआ कि मैं यहाँ के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह हम सब टीवी है, इस तरह के चैनल्स और इसको प्रमोट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया का जो एक रोल होता है ना, जिस लाइक हमारे ज़हन में एक इमेज है कि बस वहाँ इंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक है, डांस है, इंडस्ट्री है, लेकिन वो जो एक रोल है ना टिपिकल मीडिया का, जो सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना, उनके ऊपर बात करना, अनफॉर्चुनेटली वो कहीं मास्क होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सब टीवी ये रोल बहुत अच्छा प्ले कर है और मुझे आपको हम सबको ये रोल प्रमोट करना चाहिए और इसमें डिफरेंट जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर ओपनली बात नहीं की जाती, उनके ऊपर बात करनी चाहिए। हमें इसको मज़ीद प्रमोट करना चाहिए और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन मोहम्मद और हम बात कर रहे हैं मनशियात के बारे में कि ये क्या सब्सटेंसेस इतनी मार्केट में आ गई हैं और बच्चे जो मनशियात की इस चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं और उसके बाद निकल नहीं पा रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं कि यूथ इतना ज़्यादा इन चीज़ों में मुलव्वस होते चले जा रहा है। आपको यहाँ पे नाज़रीन ये भी बताएं कि अभी तक जो बातों से पता चला है कि स्मोकिंग जो है या तंबाकू नोशी जो है, ये शुरुआत होती है कि कोई बच्चा मनशियात में पड़ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ में जब वो पड़ गया है तो साथ वो बाकी चीज़ों को भी ट्राई करेगा, देखेगा या देखेगी कि ये क्या चीज़ है, इससे भी आगे और क्या चीज़ है। तो जो इतनी बुरी सोबत में बच्चे होते हैं, बच्चे सोबत की बात नहीं है कि वो किसी डाकू लुटेरे के साथ वो बच्चा बैठा हुआ है और आप कहें कि नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे के साथ बैठा है तो वो तो बड़ी अच्छी सोबत है, वो बुरी सोबत नहीं है। बुरी सोबत हम उसको कहेंगे कि जो आपके बच्चे को एक बुरे काम पर लगा दे, बेशक वो कोई घर के अफराद हैं, घर के मुलाजमीन हैं, स्कूल में काम करने वाले लोग हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। गलत सोबत जो है वो चीज़ को हम कह रहे हैं कि जो बच्चे पहले ही गलत काम कर रहे हैं, गलत आदतों में पड़ चुके हैं, वो आपके बच्चे को आगे मज़ीद अपनी ही जैसी आदतों में मुलव्वस कर देंगे। तो अगर आपके बच्चे के पास उसके बैग की तलाशी लें, देखें किसी भी उम्र का आपका बच्चा है, बच्ची है, उसके बैग की तलाशी ज़रूर लिया करें, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स की ज़रूर तलाशी लें। अगर आपको मुतवातिर वहाँ से लाइटर्स मिल रहे हैं, ये सिगरेट्स मिल रही हैं, या फिर वहाँ से लूज़ टबैको मिल रही है, या आपको वहाँ पे माचिस के डब्बे मिल रहे हैं, तो ये तशवीश की बात है। वो चीज़ें उसके दोस्त की नहीं हैं, कहीं और किसी और ने उसके बैग में नहीं डाल दी हैं। प्लीज़ यहाँ पे आपकी रेड लाइट्स फ्लैश करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा या बच्ची किसी ना किसी गलत हरकत में है। पता करें, ढूंढें, वजह ढूंढें और देखें कि किस स्टेज तक आपका बच्चा पहुंच चुका है, क्योंकि हर स्टेज से आप अपने बच्चे को वापस ला सकते हैं नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ। तो हम बात करें आज हसन के साथ, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्यों ये कर रहे हैं और क्या सलूशन है। यूथ हमें सलूशन क्या देता है कि किस तरीके से इस आदत से यूथ ही खुद बच सकता है। जी हसन, ये अब बताएं कि ये हमने सारी चीज़ों के ऊपर बात की है, अब व्हाट इज़ द सलूशन, क्या चाहता है यूथ?
देखिए इसके सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है, प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है। जो लोग एक गलत काम में पड़ गए हैं उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक्टिविटी की ज़रूरत है किसी, बिकॉज मोस्टली जो लोग होते हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो बोर्डम की वजह से करते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ ड्राइव करते हुए सिगरेट यूज़ करते हैं, बिकॉज वो ड्राइव करते हुए और कुछ करने को नहीं होता तो वो बोर्डम होता है तो वो सिगरेट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस बोर्डम को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ड्रग एडिक्ट ड्रग्स छोड़ भी देता है और वो बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, किसी एक्टिविटी में नहीं जाएगा या कोई और चीज़ में नहीं ढूंढेगा जिसमें वो कंफर्टेबल हो, तो वो दोबारा अनफॉर्चुनेटली रिलैप्स हो जाएगा। मगर वो कैसे ढूंढेगा? मुझे ये नहीं समझ में कई दफ़ा आता जब लोग ये कहते हैं कि कुछ करने को नहीं है तो ड्रग्स कर लिया, ड्रग्स अब छोड़ेंगे तो क्या करेंगे। अब कौन है जो उनके लिए रेडीमेड एक्टिविटीज़ उठा कर लेकर आएगा? ठीक है, देखें आप हैं, ठीक है, या मैं हूँ, या कोई तीसरा बंदा है, उसने ड्रग्स उसकी हमने छुड़वा दी। अब उसकी सारी ज़िंदगी को रीमॉडल तो हम नहीं कर सकते, उसकी कदम कदम पे तो हम नहीं देख सकते कि बेटा अब आप किताब पढ़ लीजिए, या चलिए अब आप जाइए साइकिलिंग करके आइए, अब आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, या उसका स्पोर्ट्स पे रुझान नहीं है तो चलिए आप अब क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ चले जाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ चले जाएं। कैसे? मतलब वो तो तयन बच्चे ने खुद ही करना है ना। देखें, जब किसी को आप ड्रग्स छुड़वाते हैं या कोई गलत काम छुड़वाते हैं, उसकी काउंसलिंग प्रोसेस में एक चीज़ होती है गोल सेटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सारी ज़िंदगी उसको ना देखें कि वो क्या कर रहा है, किस स्टेज पे है, क्या है, मगर एक दफ़ा ज़रूर उसके साथ बैठ के उसकी गोल सेटिंग करें कि उसके क्या इंटरेस्ट हैं, वो किस चीज़ में अच्छा है, वो आगे जाके क्या करना चाहता है, और उसको क्या लगता है कि उसके हिडन टैलेंट्स क्या हैं या कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। उस हिसाब से उसकी गोल सेटिंग की जाए कि ये चीज़ें आपने करनी है, इस तरह करनी है, ये आपकी रूटीन होगी, इसको आपने फॉलो करना है। मगर क्या ये काउंसलर करेगा या फिर टीचर्स के साथ बैठ के आपको ये देखना है, या पेरेंट्स के साथ? क्योंकि आप एक रिहैब में अगर एक काउंसलर है तो काउंसलर उसको काउंसलिंग पीरियड के दौरान ही जानता है। वो उसकी वो सलाहियत कई दफ़ा बच्चे को खुद भी नहीं पता कि मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या पिछले चीज़ों में मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा सराहा गया, या कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी चीज़ में सराह रहे होते हैं कि ये इसकी बड़ी अच्छी आदत है, कहता कोई नहीं है। अच्छा, नहीं, काउंसलर्स जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, इनके साथ जब बंदा सेशंस लेना स्टार्ट करता है तो उनको ऑटोमेटिकली हमारे हिडन टैलेंट्स या हमारे इंटरेस्ट सब कुछ पता चल जाता है, तो वो बेहतर गोल सेटिंग कर सकते हैं आपकी। क्योंकि सनी ट्रस्ट में जब हम किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं तो हम उसके इंटरेस्ट देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उसका मूड देखते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, हम प्रॉपर उसके बारे में सब कुछ पहले पता करते हैं कि वो क्या था, क्यों स्टार्ट किया, क्या रीजन से, सबसे पहले क्या यूज़ करता था, सब कुछ हम देखते हैं। फिर हम उसकी काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसको रिलैप्स प्रिवेंशन ट्रेनिंग सिखाते हैं, फिर हम उसको उसके रिलैप्स फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पे आपका जाना ठीक नहीं है, कौन से वो लोग हैं जिनसे आपका मिलना ठीक नहीं है, क्या वो चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आप रिलैप्स से बच सकते हैं। फिर हम उनकी रिलैप्स प्रिवेंशन ट्रेनिंग करते हैं, हमारे प्रॉपर सेशंस होते हैं इस पर हॉस्पिटल में ही। उसके बाद फिर काउंसलर्स जो होते हैं वो गोल सेटिंग करते हैं कि आपने यहाँ से जाके क्या करना है, मतलब जो पेशेंट है वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, इस हिसाब से गोल सेटिंग करते हैं कि लाइक उसको बहुत प्रॉब्लम्स ना हो गोल सेटिंग से, लाइक ऐसी रूटीन नहीं बना के उसको देते जो वो फॉलो ना कर सके। तो अगर किसी को ये छुड़वाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी गोल सेटिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके रिलैप्स फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी जगहों से उसने बचना है, किन लोगों से उसने बचना है, इवन दो उसने क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। उसके अलावा फिर फैमिली पैटर्न्स आ जाते हैं कि हाँ उसका इस्लामाबाद में रहना ठीक है, या उसका पाकिस्तान से बाहर जाना ठीक है, या उसके लिए उम्रा करना ठीक है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंटली मिल के रिकवरी बनाती हैं। काउंसलर्स का भी सपोर्ट होता है, फैमिली का भी सपोर्ट होता है, टीचर्स का भी सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट होता है, कम्युनिटी का भी सपोर्ट होता है। अब देखें, अगर मैंने ड्रग्स छोड़े हैं, आज मेरे काउंसलर्स उठ के खड़े हो जाएं, बोलें तुम तो एक ड्रग एडिक्ट थे और ये था वो था, या मेरे फ्रेंड्स खड़े होके बोलना शुरू कर दें, या मेरे पेरेंट्स बोलें, तो मैं तो डिसहार्ट हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं भी रिलैप्स भी हो जाऊं कि जब सोसाइटी मुझे नहीं समझ रही। अभी हमारी सोसाइटी में फॉल्ट्स बहुत हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अच्छी बातें भी हैं जो मैं अभी तक रिकवरी पे हूँ कि मुझे लाइक हम सब टीवी सपोर्ट कर रहा है,
मुझे और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे यूएस एम्बेसी सपोर्ट कर रही है, मुझे फंड्स मिल रहे हैं कि मैं इवेंट्स करा रहा हूँ, मैं द बज़मिथ चला रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ ज़िंदगी में। ये मेरी कैपेबिलिटीज थी, मगर मुझे इसको करने में सोसाइटी का ही सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, सबसे बड़ा मेरे काउंसलर्स का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है। तो ये देखें, सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर एक और चीज़ है कि अगर आप किसी को ड्रग्स छुड़वाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको इस चीज़ पे लेकर आएँ कि उसकी विल हो कि यार वाकई ड्रग्स ने मेरे लिए नुकसान किए थे और मुझे ये छोड़ देने चाहिए। अगर वो ये चीज़ मानेगा ही नहीं कि इसका कोई नुकसान है और मुझे ये छोड़ने चाहिए, तो बेशक आप उस पर 5 महीने 1 साल मेहनत करें, बाहर जाके तो उसने दोबारा वही करना है। सबसे पहले तो उसकी विल है ना, Exactly. कि वो छोड़ना चाहता है कि नहीं। तो हम तो बात ही उसकी करें कि जो बच्चा छोड़ना चाहता है उसको हमने गाइड करना है, ठीक है, उसको हमने सही रास्ते पे लेकर आना है और एक फोकस बताना है कि अब तुम इस चीज़ के ऊपर काम करो और फोकस कर लो। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन एक और यहाँ पर आता है कि एक बच्चा है, वो उसने ड्रग्स किए, ओपनली तो कोई भी नहीं कहता ना, ओपनली आप बाहिम्मत बच्चे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने एक चीज़ में मैं गलत में पढ़ा और मैंने किया। पहले तो डिनाइल में पेरेंट्स रहे, चलो इलाज भी हो गया, उसके बाद भी वो डिस्कस तो नहीं करते ना लोगों के साथ, क्योंकि स्टिग्मेटाइज हो जाता है बच्चा। अच्छा भाई ये तो पहले नशे था, ओहो ये तो ये तो वो, अजम्पशंस बहुत हैं। क्योंकि हम यहाँ पे ना जो ब्लेम, यही मैं बात को उस वक्त आयुन कह रही थी कि हर किस्म के सोशल बैकग्राउंड से और रिलीजियस बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में पड़ जाते हैं, तो पूरा ख़ानदान मुलव्वस हो जाता है। अगर वो बच्चा भी बताता फिरता है कि मैंने किया, जो बहुत ब्रेव एक बात है, चलें हिम्मत वाली बात है, क्योंकि कोई नहीं बताता अपनी गलतियाँ, तो पूरी फैमिली भी इसमें स्टिग्मेटाइज होगी। बहनें हैं तो वो भी इफेक्ट होंगी, कल को उनके रिश्ते आएंगे तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोग पॉजिटिव नहीं सोचते, लोग ज़्यादा नेगेटिव ही सोचते हैं द वर्ल्ड ओवर। पाकिस्तान का इशू नहीं है, ह्यूमन बींग्स का इशू है। ठीक, इस चीज़ को कैसे काउंटर आप करते हैं कि जब कोई नेगेटिव थ्रो करता है आपके कमेंट या कोई नेगेटिविटी आपको नेगेटिव वाइब्स भी देता है, चलो कई दफ़ा पॉजिटिव कह कुछ नहीं रहा है पर नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, क्या करते हैं? अच्छा देखें, एक बंदा जो ड्रग एडिक्शन से निकल आया है ना, उसके लिए ये बात बहुत बड़ी है कि किसी को पता है कि वो रिकवरिंग एडिक्ट है या वो एक रिहैबिलिटेशन में रह के आया हुआ है, अच्छी या बुरी में, मतलब कॉन्शियस ऑकवर्ड बात। हाँ। मगर मेरे साथ ये था कि आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह शुगर बीमारी है, कैंसर, मतलब अगर किसी को कैंसर है तो यार बता सकते हैं मुझे तो कैंसर हो गया, लोग छुपाते हैं, लोग मैंने देखे हैं जो ये भी चीज़ें छुपाते हैं अपने ही घर वालों से, अस्पताल में रहते हैं, मना कर देते हैं अपने, किसी को नहीं बताना कि मैं अस्पताल गया क्योंकि लोग ये ना कहें कि मैं बीमार हूँ। मतलब अजीब एक लेवल है लोगों का। हाँ, मगर देखें एडिक्शन के बारे में तो आप बिल्कुल ही नहीं बता सकते नहीं, ना, बिल्कुल टैबू है, इतना स्टिग्मेटाइज्ड है। मगर मैंने ये चीज़ नोट की कि लोगों ने तो बहुत बातें की, लोगों ने तो शुरू में तो लोगों ने बहुत बातें की कि यार ये इस तरह था उस तरह था, मगर मेरी फैमिली, मेरे काउंसलर्स, मेरे फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, तो मैं स्ट्रांग बना रहा। ठीक है। मगर जब मैंने ये देखा, जब मैं कुछ करता गया ना, साथ साथ मैं मूव ऑन करता गया, लाइक कुछ अचीव करता गया, तो लोग चुप होना शुरू हो गए। तो जो लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे थे, मैंने देखा वही लोग अच्छा बोल रहे हैं, वही लोग मोटिवेट हो रहे हैं मेरे से, वही लोग इंस्पायर हो रहे हैं मेरे से। तो इस चीज़ को इस तरह ख़त्म किया जा सकता है कि आप ड्रग एडिक्शन से निकलें और कुछ बन के दिखाएं। जो लोग बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली चुप हो जाएंगे, आप एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे लोगों के लिए, लोग आपसे मोटिवेट होंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग कहेंगे यार ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज अगर मैं हॉस्पिटल में 50 लोगों के सामने स्पीच देता हूँ, तो जब वो लोग कहते हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि कोई मुझे देख के किसी को ये सोच रहा है कि यार ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आसान मेरे दिमाग में आ रहा है कि पेरेंट्स को किस किस पे शक होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड और आप, तो जाहिर है कि पेरेंट्स ट्रस्ट ही करते थे ना, बिल्कुल, इससे ज़्यादा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, फिर बेस्ट फ्रेंड के आगे से कज़न। तो आप ये बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या व्हाट आर द गिव अवे पॉइंट्स फॉर अ पेरेंट और अ गार्डियन टू सी? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को यही पॉइंट देना चाहूँगा कि एक पेरेंट्स के पैटर्न्स होते हैं जो बिल्कुल आज़ाद ख्याल होते हैं, जो करना है बच्चे ने करे।
और एक पेरेंट्स होते हैं बहुत सख्ती करते हैं, ठीक है। तो जो बहुत आज़ाद ख्याल वाले होते हैं वो भी जाते हैं ड्रग्स पे, और जो बहुत सख्ती करते हैं वो भी जाते हैं, ठीक है। अब देखें जो बहुत आज़ाद ख्याल है वो तो अपनी मर्जी से जा रहा है किसी की तरफ नाइट स्टे पे, किसी पार्टी पे, और माँ बाप उसके भी नहीं चाहते, मतलब ताइयों ने इस बात किया कि आज़ाद ख्याल हो चाहे ना, वो ये नहीं चाहते देखें हमारे कि वो ड्रग्स में पड़े, बच्चा गलत ना करे। देखें हमारी फैमिली बेसिकली ट्रस्ट करती है फ्रेंड्स को कि ये साथ होते हैं, ये एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, तो इसकी तरफ रात को रह लेगा तो कुछ नहीं होगा, मूवी देखेंगे ना, बर्गर ही खाएंगे। ट्रस्ट दोस्त को नहीं कर रहे होते, एक्चुअली दोस्त के खानदान को कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि किसका बच्चा कहाँ, हमारा बच्चा किसके घर जा रहा है, और आप 10 दफा मिले होते हैं, पेरेंट्स को भी मिले होते हैं, बच्चे को तो मिले ही होते हैं, और आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं द होल यूनिट, उनके घर सेफ है। और दूसरा आजकल पेरेंट्स जो होते हैं ना वो अपने बच्चों को मोस्टली ड्राइवर्स के हाथों छोड़ देते हैं कि वैन लगवा दी स्कूल से घर तक, या अगर गाड़ी है तो उनको ड्राइवर छोड़ आया, ले आया। मैं भी वैन में गई स्कूल और बस पे गई यूनिवर्सिटी। आगे चलें। देखें चीजें पहले लोग कैसे, क्या मतलब, देखें हर बंदा के नॉट अफोर्ड टू पिक एंड ड्रॉप देयर चाइल्ड। बिल्कुल, ये तो जेन्युइन पॉइंट है। मेरी माँ ठीक है, शी वाज नॉट अ वर्किंग वुमन बट शी कुड नॉट, वी डिड नॉट हैव अ ड्राइवर। ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, इस पे हम फैमिली या पेरेंट्स को कुछ कह नहीं सकते। हम कह सकते, हम नहीं कह सकते कि ड्राइवर रखना बंद कर दें, मेड रखना बंद कर दें, बच्चे को 5 मिनट भी मेड के पास नहीं छोड़ सकते, ड्राइवर को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हर काम आप खुद करें। तो आप क्या कर रहे हैं, हम अपने को और क्लोज इन करते चले जा रहे हैं। देखिए हमें बेसिकली हम हर किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, वो तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए इस तरह कि अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं अपने बच्चों के किसी काम के लिए, थोड़ा हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। दोस्तों का बताएं, वो ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि मुलाजमीन को तो आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे खाली ड्रग्स की बात नहीं आती, यहाँ पे आपके बच्चे की हरासमेंट की भी बात आ जाती है, क्योंकि क्या वो आया हो, ठीक है, फिजिकली अब्यूज़ करने लग जाते हैं ड्राइवर्स, और वो मेल सर्वेंट्स तो आप छोड़ ही दें ना, यहाँ तो फीमेल कर रही होती हैं, आपको फिजिकली अब्यूज़ किया है बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों को करते हैं, वो तो है ही है, दैट इज़ विदाउट सेइंग कि हाँ ये कल्चर गलत है कि वो बच्चा टोटली उनके डिस्पोजल पे है, वही उसको बस देख रहे हैं, सुबह नाश्ते से लेकर रात सोने तक जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो नौकर ही सर अंजाम दे रहा है, दैट इज़ बैड, राइट। अभी आगे आप अपने कज़न्स, अपने फ्रेंड्स के साथ तो कहीं तो ट्रस्ट करना है ना, यहाँ आप चचा के साथ नहीं ट्रस्ट कर सकते क्योंकि वो बच्ची को रेप कर देगा, आप ग्रैंड पेरेंट्स जो कि मोहतरम तरीन लोग होते हैं, आप जनाब उनके साथ नहीं ट्रस्ट कर सकते क्योंकि बच्चे को जनाब हरास करेंगे या सेक्सुअली अब्यूज़ कर देंगे। कज़न के साथ नहीं आप फीमेल कज़न को छोड़ सकते, वो उसको सेक्सुअली हरास करके उसको रेप करके फेंक देगा, मार डालेगा, अबडक्ट करा देगा, दोस्तों को ले आएगा, गैंग रेप हो जाएगा। भाई किसको ट्रस्ट करें, पहले तो ये बता दें। देखें आप फ्रेंड्स की बात करिए ना, तो पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ना मेरे फ्रेंड्स को बहुत ट्रस्ट करते थे, ठीक है। तो और फ्रेंड्स में तो यही एजेंडा होता है, असल दोस्त वही है जो चुप रहे और बात अपने अंदर रखे, बात किसी से ना करे, और अगर लाइक कोई सिगरेट पी रहा है तो 3 सिगरेट पी रहे हैं, एक फारग ना बैठे वो भी सिगरेट पिए। आजकल तो यही है ना, अच्छे दोस्त वही हैं, अच्छे दोस्त मतलब साथ दें हर काम में। उनको अच्छा दोस्त नहीं समझा जाता कि लाइक जो बता दे, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छा भाई नहीं समझता था, बिकॉज वो मेरी हर बात मामा को बताता था कि मामा हसान की एक्टिविटीज ठीक नहीं है, इस पे नजर रखें। मगर द पॉइंट इज कि मेरा वही भाई, ही टर्न्ड आउट टू बी समवन रियली गुड फॉर मी, बिकॉज मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो उसी की वजह से बैठा हूँ, उसी के सपोर्ट की वजह से बैठा हूँ, मतलब 2 भाई थे, हम दोनों पे जिम्मेदारियां थी, उसने अकेले वो सारी जिम्मेदारियां उठाई, मैं एडमिट था, पीछे पूरा घर था और अकेला बंदा, उसने सब कुछ किया। तो वही जो इंसान बुरा लग रहा होता है आपको, वो हमारा एक गलत फहमी होती है, बेसिकली मिथ होता है कि मतलब उस टाइम हम लोग ये स्टैंड नहीं लेते कि यार इसके पेरेंट्स को बता दूं कि ये काम कर रहा है, मगर अगर मैंने बता दिया तो ये तो मेरे से दोस्ती खत्म कर लेगा, ये तो मुझे बुरा भला कहेगा, मेरा पूरा ग्रुप मेरे से दूर हो जाएगा, मतलब एक फियर होता है ना इंसान के अंदर। वो तो बात समझ में आती है कि आपके जो अच्छा दोस्त एक होता है वो फिर कट जाता है, उस ग्रुप से बैठना बंद भी कर देता है, या तो वो आपके जैसी एक्टिविटीज़ में पड़ जाता है या वो अलग हो जाता है।
अब पेरेंट्स कैसे पहचाने अगर एक अच्छा बच्चा जो उनके सामने ही बड़ा हुआ, ज़ाहिर है एक बच्चा जूनियर स्कूल से लेके अब 12 साल का, 11, 12, 13, 14 ठीक है, ड्रग अब्यूजेबल एज में पहुंचा और आप जानते हैं ख़ानदान में, और वो बच्चा पहले भी आपके घर आता रहा और आपका बच्चा जाता रहा, अब सडनली उनकी एक्टिविटीज़ क्या चेंज होंगी या पेरेंट्स को किस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए? देखें ये बिहेवियर से पता चल जाता है इजीली। क्या होगा बिहेवियर? देखें चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है, एग्रेशन आ जाता है, नींद ज़्यादा हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है और रूटीन ख़राब हो जाती है, सारी रात बच्चा जागता है, सारी दिन बच्चा सोता है और इस तरह मतलब, और अजीब व गरीब से दोस्त घर आ रहे होते हैं और अच्छा कंपनी चेंज हो जाती है, पैसों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। ये बिहेवियर्स होते हैं ना, मतलब अगर आप स्टडी करें तो मतलब मुझे लगता है कि इस तरह के और सेशंस होने चाहिए जिनमें पेरेंट्स को पता चले कि हमारे बच्चे में क्या चेंजेस हैं, जिससे हमें पता लगे कि उसकी एक्टिविटीज़ गलत हैं। बिल्कुल। तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं, हेयर फॉल होता है और एजिटेशन आ जाती है और एग्रेशन, बात पे गुस्सा चढ़ता है और ज़िद करता है, पैसे ना दो तो लड़ाई करेगा, नहीं तो चीज़ें तोड़ फोड़ करता है और इस तरह बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और देखें कि फ्रेंड्स हैं ना, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बचपन से साथ हैं और वो बड़े होके इन एक्टिविटीज़ में अगर जा रहे हैं तो ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। मगर ये जो सिम्टम्स नजर आएंगे वो दोनों घरों की माओं को या बापों को बैठ के डिस्कस करना चाहिए। exactly. तो इसमें ये बात आती है कि जब आपका बच्चा किसी के घर जा रहा है, आ रहा है और आप अगर देख रहे हैं कि उसके सिम्टम्स ख़राब हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं एक्टिविटीज़ में या एक बिहेवियर चेंज आया, वेट लॉस सबसे बड़ा साइन होता है कि एक हेल्दी बंदा चंद महीनों में बिल्कुल बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेता है। और हाइजीन का भी मेरे ख्याल में इशू है कि वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। तो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर दोनों फैमिलीज को बैठ के बात करना चाहिए कि दोनों बच्चों में ये असरात क्यों हैं। ये पढ़ाई का बोझ नहीं है और कोई प्रेशर नहीं है, ये मजनून भी नहीं बन गया किसी लड़की के पीछे, ये ड्रग्स हैं, ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है। तो यही चीज़ें हैं और उसके बाद ये है कि लो सेल्फ इस्टीम भी प्रॉब्लम है, पीयर प्रेशर भी प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस भी प्रॉब्लम है कि अगर अभी नहीं किया तो फिर कब करूँगा, अभी तो मेरी जवानी है, अभी मेरा टाइम है, अभी मैं यंग हूँ। वो तो पीयर प्रेशर है ना कि हाँ तुम तो बिल्कुल सिसी हो, तुम तो इन हरकतों में नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें तो है ही नहीं कोई, तुम तो डरपोक हो, तुम तो बिल्कुल ही ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीयर प्रेशर ही की बात है। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस एक लानत से हमारी जान छूटेगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच हसन, आज काफ़ी चीज़ों पे हमने बात की है और उम्मीद है कि काफ़ी जो इतनी चीज़ें हमने खोल के सामने रखी हैं वो पेरेंट्स इसको देखेंगे, क्योंकि अगर हर कोई पेरेंट्स के ऊपर ही डाल रहा है तो फिर पेरेंट्स ही का काम है, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वही सफ़र करते हैं। ठीक है, ना स्कूल वाले सफ़र करते हैं, ना पड़ोसी करते हैं, हाँ ना वो बेस्ट फ्रेंड की फैमिली करती है, ना बेस्ट फ्रेंड करता है। बेसिकली जब बात मुड़ तोड़ के वापस आती है तो पेरेंट्स और भाई बहन ही सफ़र करते हैं, एक फैमिली यूनिट सफ़र करती है, इसको हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में। ठीक है, थैंक यू हसन, थैंक यू वेरी मच, इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू। जी नाजरीन, तो अभी हम मनशियात के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे कि इस्तेमाल जो है वो कितना मुज़िर है और ये हमारी जो यूथ है इसमें कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है ड्रग अब्यूज़ के, वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करने की जुस्तजू में लगे रहते हैं, ट्राई करते हैं और एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो फंस जाते हैं। यहाँ पे इस बात का तायन हुआ कि जब बार बार एक यूथ को इसीलिए बुलाया और हसन को इसीलिए बुलाया ताकि किसी थेरेपिस्ट को बुला के और इस तरह से बात सुनने में वो बात नहीं आती, क्योंकि एक इंसान जो कर चुका होता है एक चीज़ वो ही बता सकता है कि दोनों साइड ऑफ द फेंसेस में क्या था। जब वो इस साइड पे था और नहीं करता था तो कैसा महसूस करता था, फिर वो कर रहा था तो कैसा महसूस करता था, और अब करने के बाद उसके क्या ख्यालात हैं, कैसे चेंज आया, क्या बदलाव आया।
तो हसान और हसान जैसे बच्चे जो बहादुर हैं, जो रिकवरी में हैं और जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ये बहुत बहादुर हैं और इनको हमें बहुत सराहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ़ करना चाहिए, इनका हौसला और बढ़ाना चाहिए ताकि बाकी बच्चे भी इस चीज़ से बच सकें। तो जो बात हुई है कि पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आपके बच्चे, सबसे पहले तो ये है ही गलत कल्चर कि हम ड्राइवर्स और नैनीज़ और आया और इन सब के हाथ में अपने बच्चे सुबह से शाम तक दिए रखते हैं। इससे हमें अपने बच्चों की आदत का पता ही नहीं चलता और ये भी नहीं पता चलता कि हमारा बच्चा किस वक्त किसी गलत सोबत में पड़ गया है। इसके बाद हमें अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड्स जो बचपन से भी बड़े हुए हैं, जैसे आप कहते हैं कि आंखों के सामने तो हमारे बड़े हुए थे, कैसे हो सकता था कुछ गलत? तो गलत आपके ख़ानदान में भी कुछ नहीं है, गलत उनके ख़ानदान में भी कुछ नहीं है। गलती इन दो बच्चों की है जो दोस्ती में और दूसरे लोगों की गलत हरकतों से मुतासर होकर अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं। और बात फिर यहीं पे आ जाती है कि असर किस पे पड़ेगा। एक फैमिली यूनिट ही इसके मुज़र जो असरात होंगे उसको भी बर्दाश्त करेगी। डिप्रेशन भी उनको होगा, लॉस भी उन्हीं का होगा, क्योंकि उन्हीं की औलाद या उन्हीं का भाई बहन जो है वो इस चीज़ में से गुज़र के वापस उनके पास आएगा। तो वो टाइम पीरियड बहुत बुरा होता है जब बच्चा एडिक्शन में होता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है और बच्चे की आदत बदल गई हैं। वो जो बच्चा बड़ा शरीफ और अच्छा बात किया करता था आपसे, वो बदतमीज़ी करना शुरू हो गया है, एग्रेसिव हो गया है। जो टाइम का पाबंद था उसकी टाइम ख़त्म हो गया, वो दीन से भी दूर हो गया है, दुनिया से भी दूर हो गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यूथ को हमने कैसे बचाना है। तो प्लीज़ पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ अपने सारे बच्चों के सारे दोस्तों के ऊपर नज़र रखें। अभी जैसे हसान ने कहा कि बहुत बॉडीली चेंजेस आते हैं, बच्चा एक तो हाइजीन से दूर हो जाता है, ठीक है, अनहाइजीनिक सा बच्चा सारा दिन सोता रहता है, लेथार्जिक हुआ पड़ा रहता है, भूख उसकी उड़ जाती है, वेट लॉस उसका बहुत ज़्यादा होता है, हेयर लॉस होता है, सेहत, ज़िंदगी, पूरी शक्ल के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है और बच्चा आपका चिड़चिड़ा बदतमीज़ हो जाता है। घर से बाहर रहता है, घर में रहता है तो किसी से मिलता नहीं है, सोता रहता है, जाता है बाहर तो अजीब से दोस्त नमूदार होने शुरू हो जाते हैं, अजीब सी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं उसकी, छुप छुप के वो बात कर रहा होगा फ़ोन पे, अजीब सी चीज़ों में मुलव्वस होगा। तो प्लीज़ मोहतात रहिए, ये ड्रग एडिक्शन की ही निशानियां हैं। क्योंकि आप अपने बच्चे को अगर एक रिहैब में ले जाएंगे और वो भी एक सही रिहैब में ले जाएंगे, तभी आपका बच्चा इन चीज़ों से वापस अपनी ज़िंदगी में आ सकेगा। फिर उसके बाद हमने इस चीज़ का तयन किया कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मतलब सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे कोई इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा। हसान ने प्रोग्राम के अलावा भी बताया कि उन्होंने कोशिश की कि वो स्कूल्स को अप्रोच करें, प्रिंसिपल्स को अप्रोच किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल्स की अप्रोच किया कि हम यहाँ पे सेशंस देना चाहते हैं ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा नहीं, हमारे बच्चे तो ड्रग अब्यूज़ में हैं ही नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपोजर आपको नहीं दे सकते। कितनी ये गलत बात है। जबकि एक बच्चे जो कि इस चीज़ में मुलव्वस रहे हैं, वो ख़ुद बता रहे हैं कि वहाँ के जैनिटर्स, वहाँ के चौकीदार, वहाँ का जो स्टाफ है, लोअर स्टाफ, वो ख़ुद इन चीज़ों को सप्लाई भी करते हैं और जब बच्चा प्रेमिस पे यूज़ करता है तो उसको उसके लिए मुआवजत भी करते हैं कि वॉशरूम में यूज़ कर रहा है तो वो बाहर खड़े हो जाते हैं गार्ड बन के। तो प्लीज़ यहाँ पे इट्स एन आई ओपनर फॉर ऑल दोज पीपल हु आर रनिंग स्कूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, टीचर्स हैं, प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को जो आपके साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, प्रिंसिपल्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते, आप प्लीज़ देखें आपकी क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं। सुस्त होते जा रहे हैं, एक अच्छा बच्चा पढ़ाई से पीछे होता चला जा रहा है, एक अजीब से ग्रुप के साथ मिलना शुरू हो गया। आपकी क्लास में, आपके स्कूल में एक अजीब सा ग्रुप हो ही क्यों है आपके स्कूल में एक अजीब सा ग्रुप? आप उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं बुलाते? अगर पेरेंट्स नहीं देख रहे तो क्या ये टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बता दें कि आपका बच्चा पीछे जा रहा है, किसी गलत चीज़ में पढ़ रहा है? क्यों नहीं है अब हमारी जिम्मेदारी? सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चा स्ट्रेस में है, तो पेरेंट्स अगर स्ट्रेस में हैं और वो ध्यान नहीं दे सक रहे हैं अपने बच्चे को इस टाइम पे, कोई और मुश्किल परेशानी पैसों की और रिलेशनशिप्स की चल रही है घरों में, तो क्या टीचर्स का अब बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई? उनका सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने और तनख्वाह वसूल करने तक ही रह गई बात? क्या वो स्टूडेंट्स के साथ एज मदर्स या फादर्स नहीं बिहेव करते?
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कि बच्चे वहाँ पे किन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं? स्पोर्ट्स आप उनको नहीं दे रहे, पढ़ाई पे ध्यान सिर्फ एकेडमिकली है, और अच्छे बच्चे जो अच्छे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो अच्छे जहन लेकर आए हैं, उन्हीं को आप ज़्यादा चमका रहे हैं। तो फिर आपकी क्या कारकर्दगी है कि जो बच्चा नीचे है, जो सी सेक्शन में दे दिया गया है, भेज दिया गया है, उसके ऊपर काम कौन करेगा? क्या स्कूल्स नहीं करेंगे? क्या सी सेक्शन की फ़ीस कम होती है? क्या वहाँ पे पढ़ाने, जो टीचर पढ़ाने के लिए आती है, वो बिल्कुल ही किसी और स्टैंडर्ड की होती है और एक ही किसी और स्टैंडर्ड की होती है? ये बातें प्लीज़ अब ज़ेरे बहस आनी चाहिए। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जो नई हुकूमत हमारी आ रही है, जो नया पाकिस्तान बनाने जा रही है, जिसको मैं यही कहूँगी कि वो कायद के विजन के मुताबिक जो पाकिस्तान बनाने जा रही है, प्लीज़ उनसे ये इल्तमास है कि इन चीज़ों पे गौर करें। खाली एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा देने से हमारे बच्चे चमकने नहीं वाले। जब तक इस मेहनत से हमारी जान नहीं छूटेगी, जो ड्रग एडिक्शन है, किसी भी नौयत की है, स्मोकिंग अलाउड क्यों है इस तरह खुल्लम खुल्ला? सिर्फ ये कह देना कि पब्लिक प्लेसेस में आप जी बाहर निकल के करें और आप बिल्डिंग्स में स्मोकिंग ना करें, क्या ये अच्छी बात है? स्मोकिंग अगर गलत है और सेहत के लिए बुरी है और कैंसर का बायस है और बहुत सी और बीमारियों का बायस है, तो क्यों ये ख़त्म नहीं कर दी जाती? पाकिस्तान में ये बैन क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि स्मोकिंग ही वो पहला स्टेप है जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ लोग जाते हैं, वो और चीज़ें ट्राई करते हैं। क्यों नहीं हमारी ये हुकूमतें ये कुछ इस पे काम कर सकती? तो प्लीज़ हमारी आने वाली हुकूमत से ये बहुत बड़ी गुजारिश है, इमरान खान साहब से डायरेक्टली गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर भी काम करें। ड्रग्स आ क्यों रहे हैं? एक चीज़ यहाँ दस्तयाब क्यों है? अगर आपको पता है कि ड्रग्स ख़राब है और आपकी पूरी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, आपकी यूथ को ख़राब कर रहे हैं, आपकी फ्यूचर जो लीडर्स हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, तो क्यों है ड्रग्स यहाँ पे मिल क्यों रहे हैं, दस्तयाब क्यों हैं? इतने खुल्लम खुल्ला लोग ड्रग्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये पार्टीज़ में क्यों अलाउड हैं? ये जो रेड्स होती हैं, पुलिस वाले इतनी ज़्यादा तादाद में पकड़ते हैं कि जितनी किलो हमने यहाँ से बरामद की वहाँ की, वो कहाँ जाती है? वो वापस ही रोल इन होती है और इन्हीं बच्चों के घर जा रही है, इन्हीं बच्चों की सिस्टम को ख़राब कर रही है। प्लीज़ इट्स एन आई ओपनर फॉर अस कि अगर हम पाकिस्तान को चेंज करना चाहते हैं तो हम तभी चेंज ये ला सकते हैं जब हमारी यूथ हेल्दी होगी, हेल्दी माइंड्स होंगे, हेल्दी अप्रोच होगी, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, तो फिर ही हमारी यूथ हमारी इस मुल्क को चला सकेगी। वरना वही हाल होगा जिस तरह के लीडर्स अभी निकाले गए हैं या अभी भी हम आगे पीछे देख रहे हैं जो हुकूमत में आने वाले हैं, जो वही लंगड़े लूले लोग जो ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, अल्कोहलिक्स भी हैं और भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वही हमारे कंट्री को बार बार रूल करते चले जा रहे हैं और हम बैठे हुए हैं बेवकूफ़ अवाम बन के। और अब हम देख रहे हैं कि हमारी यूथ भी तबाह हो रही है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे इसके बारे में। हम सिर्फ बातें करे जा रहे हैं, ब्लेम करे जा रहे हैं कि माँ बाप का बच्चा है ड्रग्स में पड़ा तो गलत सोबत में पड़ गया तो माँ बाप का कसूर था। किसका कसूर था? कसूर हम सब का है। अगर आज के बच्चे ख़राब हो रहे हैं तो ये हम सब का कसूर है। और मीडिया को भी मैं यहाँ गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ ड्रग्स के ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम्स करें, एंटी ड्रग अवेयरनेस देना शुरू करें, क्योंकि जो हमारे इदारे हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं कि ड्रग्स यहाँ पे मत स्मगल होकर आएँ, तो आई एम सॉरी वो अच्छा काम तो कर नहीं रहे। क्योंकि ड्रग्स इतनी ज़्यादा अगर मुआशरे में आम एक इंसान, क्या एक रेड लाइट पे खड़ा हुआ बंदा अगर बेच रहा है ड्रग्स, तो कितनी आम एक चीज़ है, कहाँ से उसे मिल रही है, क्यों रोका नहीं जा रहा? वी ऑल नो कहाँ से आ रही है, वी ऑल नो कहाँ जा रही है। और हमें शायद सबको ये भी पता होगा कि कौन कौन इसके अंदर ड्रग बैरन्स हैं जिनको रोका नहीं जा रहा। क्या हमारे FIA को नहीं पता? क्या हमारी एजेंसीज़ को नहीं पता कि कहाँ से ड्रग्स आ रही हैं और कौन स्मगलर्स हैं, कौन से बड़े गैंग्स हैं जिनको बस्ट करने की ज़रूरत है? लेकिन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। तो खाली ये कहना कि हमारी यूथ बहुत ख़राब है और पेरेंट्स बड़े बुरे हो गए हैं और इंस्टीट्यूशंस भी उनको करने दे रहे हैं, ठीक है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम गलत चीज़ से अपने बच्चों को दूर रखें और रखने में एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। लेकिन प्लीज़ ये अथॉरिटीज़ का काम है कि ड्रग्स आ क्यों रही हैं पाकिस्तान में। आपको क्या पता नहीं है कि ये ख़राबी पैदा कर रही हैं, आपकी पूरी नस्ल को ख़राब कर रही हैं? तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है और इमरान खान साहब से डायरेक्ट गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसके ऊपर प्लीज़ कुछ नज़रसानी करें, इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं पाकिस्तान के अंदर
जैसे हमारी आर्म फोर्सेस जिनको हम सलूट करते हैं, उन्होंने टेररिज्म को ख़त्म कर किया है और इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी जो घर घर इधर उधर पता चलता था कि बैठे हुए हैं ये टेररिस्ट, वो ख़त्म किया है। प्लीज़ नेक्स्ट वॉर हमारी अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ होनी चाहिए ताकि ये ड्रग्स भी ख़त्म हो जाएं, ताकि दो चीज़ों से हमारा छुटकारा हो, एक टेररिज्म से, एक ड्रग अब्यूज़ से। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।